डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसे तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की। इस स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद है इकनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन से जुड़ी हुई लड़कियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराना, ताकि उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके और वो लगातार तालीम हासिल कर सकें, उनकी तालीम जारी रहे। इस स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो दरअसल टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया गया है। ये उन लड़कियों के लिए है, ये स्कॉलरशिप उन लड़कियों के लिए है जो कि हिंदुस्तान की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रही हैं। ये स्कॉलरशिप MHRD ने 2014 में शुरू की थी और इसे AICTE एक्ट के तहत लागू किया गया है। तो आज हम बात करेंगे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अनुराग अग्निहोत्री जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ DU के। अनुराग जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। थैंक यू मैम। अनुराग जी, आपसे तफसील से बातचीत करेंगे इस स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। As soon as we entered the college, we got to know about the Pragati Scholarship through the circular that came from the college. I thank our caste councillors for constantly motivating us to apply for the scholarship so that we could get better future and better support from the central government of India. It also reduces the burden on the parents. We are being able to support them at the age of 18, and that is so happy for us. We are very thankful for the college and the department and also the staffs who encourage us to apply for this, and thank you for the government for giving us this better opportunity, and we feel more responsible for this now. अनुराग जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है क्या? 2014 में इस सरकार के आने से पहले भी ऐसी कई स्कीम चलती थी, लेकिन उसमें क्या था कि स्कीम, एक ही स्कीम में काफ़ी चीज़ें बंडल अप हो जाती थी, वो फोकस नहीं थी। तो जो मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, इन्होंने हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम चलाई, और ये जो स्कीम है वो बेसिकली उन गर्ल्स के लिए है जो टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहती हैं, उनको ये स्कॉलरशिप है। अगर कोई बच्ची किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री कर रही है तो वो अपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकती है। 3 साल तक उसको 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलेगा, और उसके अगले 10 महीनों तक उसको 2,000 रुपये महीना दूसरे खर्चों के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में ये स्कीम MHRD के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसका फोकस मेंटेन रखने के लिए जो सही लाभार्थी हैं उनके तक पहुँचे, इसलिए 2019 में ये हैंडओवर कर दी गई AICTE को। अभी AICTE इसकी नोडल एजेंसी है, जिसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने के बाद उसको अगर वो क्वालिफिकेशन जो कंडीशंस हैं फुलफ़िल करेगा तो उसका नाम आ जाएगा और उसको ये पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक लिमिट है कि सरकार 4,000 बच्चियों को पैसा देती है।
जो डिप्लोमा करने वाले बच्चे हैं, जो लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, उनको 2 साल के लिए मिलेगा। तो जो बच्चा पहली साल से कर रहा है उसको 3 साल के लिए और दूसरे को 2 साल से मिलेगा। अनुराग जी, आपने बताया कि जो भी लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहती हैं वो ये स्कॉलरशिप ले सकती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं इसका मकसद टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट भी है? इसका मकसद क्या है खास? जब लड़कियां बाहर निकलती हैं और जब वो बीटेक करती हैं या टेक्निकल एजुकेशन लेती हैं, तो वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के उस सेगमेंट में भी चल सकती हैं जहाँ पे उनकी एंट्री थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है और पेरेंट्स भी उनको उस सेगमेंट में नहीं भेजते हैं। तो अगर उनको और गरीब जो व्यक्ति है उसके पास पैसे नहीं होते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए, तो अगर उसको 50,000 रुपये मिल जाएंगे तो उस अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। उस बच्चे के लिए जो मासिक खर्चा चाहिए होता 2,000 रुपये का, जैसे बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, उनके लिए दूसरे एंसिलरी एक्सपेंडिचर हैं, उनके लिए मिल जाएगा तो बच्चा अच्छी मेहनत कर सकता है। तो आप ये देखिए ना कि हर साल अगर 4,000 बच्चियाँ 2,000 डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए एंड 2,000 बीटेक कोर्स के लिए, तो अगर 4,000 बच्चियाँ ये टेक्निकल एजुकेशन करके मार्केट में आएंगी, फैक्ट्रियों में काम करेंगी, प्लांट्स में काम करेंगी, पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदारी रखेंगी, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि वुमेन एम्पावरमेंट तो वहीं हो जाता ना जब वो पुरुषों के साथ बैठ के बात कर रही हैं, उनके साथ बैठ के वो डिसीजन ले रहे हैं जहाँ के केवल पुरुषों का ही साम्राज्य। मान लीजिए कोई एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग करके HAL में राफेल किस पे काम कर रही लड़की, या MiG-29 को वहाँ पे रिपेयर होना है, ओवरहॉलिंग होनी है, या कोई हेलीकॉप्टर पे ओवरहॉलिंग होनी है, सर्विसिंग होनी है, वो लड़की वहाँ पे एज एरोनॉटिक्स इंजीनियर काम कर रही है, तो वो आप समझ लीजिए कि उसके विश्वास को, उसको देख के दूसरी लड़कियों को कितना मोटिवेशन मिलेगा और वो कितना आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है इसका बहुत अच्छा योगदान है। अनुराग जी, आपने बताया कि किस तरह की इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलती हैं इस स्कॉलरशिप के ज़रिए, प्रगति स्कॉलरशिप के ज़रिए, लेकिन आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हर वो लड़की इसके लिए एलिजिबल है जो कि टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहती है, या कोई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जो भी लड़की टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहती है, बीटेक या डिप्लोमा, उसके लिए ये उपलब्ध है, लेकिन हर स्कीम के साथ साथ इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिससे कि इसका मिसयूज़ ना हो और ये सही व्यक्तियों तक पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, जहाँ से आप ये एजुकेशन करना चाहते हैं वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, उस बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके हायर सेकेंडरी यानी 12th में कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। अगर 50% से कम नंबर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके अलावा आपकी परिवार की जो इनकम है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। और अगर किसी परिवार में 2 गर्ल चाइल्ड हैं तो वहाँ की इनकम 8 लाख तक हो सकती है। तो अगर 8 लाख से ज़्यादा है आपकी तो आप इस स्कीम में नहीं आते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, और आप इसको AICTE की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन नहीं होता है, प्योर ऑनलाइन है। तो अनुराग जी, आपने बताया कि किस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है जो उन्हें देने पड़ेंगे? मैडम देखिए, एलिजिबिलिटी अगर आपकी है तो उस एलिजिबिलिटी को आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले तो आप अपना आधार, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अपना रेजिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट की कॉपी, चेक यानी कैंसिल, ये सब आपके पास होना चाहिए। इनको आप स्कैन कर लीजिए और आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते समय आप ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉपी है इनकी जो आपने निकाली है वो लिजिबल होना चाहिए, यानी पढ़ने में आने चाहिए।
अगर आपने शेडेड है तो आपकी फाइल्स अप्रूव नहीं होंगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से स्कैन करिए और फिर एक एक करके अपलोड करिए। जी अनुराग जी, तो आपने बताया कि बहुत ही आसान है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने होंगे, प्रूफ एज अ प्रूफ आपको वो देना होगा। ये बताइए, क्या इसके लिए कोई रिजर्वेशन भी है? अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, कोई रिजर्वेशन रखा गया है इस स्कॉलरशिप के लिए? जो भारत सरकार की नौकरियों में या बाकी एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन है वही यहाँ भी है। 27%, 7%, 15%, 50% जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। एसटी के लिए 7% है, एससी के लिए 15% है और 27% आपके जो ओबीसी हैं उनके लिए है। तो वही वाला आपका चलेगा, कोई अलग सा नहीं है। अब जब आपने रिजर्वेशन का पूछा है तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो बच्चे इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनके नाम पे होना जरूरी है। मान लीजिए आप एससी हैं तो अपने पापा का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट आपके नाम पे होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी में अप्लाई करते हैं, अब ओबीसी में इनकम क्राइटेरिया भी है और इस पूरी स्कीम में इनकम क्राइटेरिया है, तो आपको एक अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रूव करना होगा, वो भी लगाना होगा इसके साथ साथ, तभी आपका एप्लीकेशन कंसीडर होगा। अनुराग जी, आपने बताया कि इस स्कॉलरशिप के लिए रिजर्वेशन कोटा रखा गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये जनरल कैटेगरी के लोगों को भी ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलता है? कोटा एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं होता, वो यूआर के लिए भी है। तो 50% तो वहीं पे है ना। तो 7% एसटी है, 14-15% अपना एससी का है, 27% ओबीसी का है, रिमेनिंग तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए होगा। तो वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं सारी बच्चियाँ। तो आपने बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से कि रिजर्वेशन कोटा है और जनरल कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि 2023 में कितना अमाउंट अवार्ड होगा इस स्कॉलरशिप के तहत, ये आपसे जानना चाहेंगे। 50,000 रुपये प्रति वर्ष अगले 3 सालों के लिए बच्चों को मिलेगा, जो 2023 की स्कीम में मिलेंगे। और जो डिप्लोमा कोर्स के हैं उनको 2 साल के लिए ये पैसा मिलेगा। इवन जो लेटरल एंट्री से आते हैं उनको भी 2 साल 50,000 रुपये मिलेगा। 2,000 रुपये महीना उनके एंसिलरी एक्सपेंडिचर के लिए अगले 10 महीनों तक मिलेगा। अनुराग जी, हालांकि आप बता चुके हैं, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के बाद फिर से बताएं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितनी % होनी चाहिए, और अगर इसे रिन्यू कराना चाहते हैं तो क्या किस तरह का प्रोसीजर रहेगा? आपके 12th में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। तो 50% नंबर आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या रिन्यू करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने हैं। तो जब आप रिन्यू कराने जा रहे हैं तो आपको मिल तो पहले ही 3 साल के लिए गया है, ये आप मान लीजिए, लेकिन आपको अगले 2 साल मिलेगा नहीं मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि दैट आपके पापा की इनकम नहीं बढ़ गई हो, 8 लाख क्रॉस ना कर गई हो, और आप फर्स्ट ईयर में पास होने चाहिए। अगर 50% से कम नंबर आए हैं, आप फेल हो गए हैं, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सो ये रिक्वायर्ड है कि आप कम से कम पास होते जाइए और तभी आपको ये मिलेगा। फ़ायदा तभी इसका है, अदरवाइज इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। अनुराग जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट नेशनल और स्टेट दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या दोनों का फ़ायदा उठा सकता है? स्कॉलरशिप का बेसिक पर्पज़ होता है किसी बच्चे को मदद करके उसको आगे बढ़ाना। उसका मतलब उसको फ़ायदा देना नहीं होता है कि उसको इनकम का सोर्स दे दिया जाए। तो जब आप एक स्कॉलरशिप ऑलरेडी आपको मिल रही है तो फिर दूसरी क्यों मिलनी चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आप कोई भी स्टेट या नेशनल स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो प्रगति आपको नहीं मिलेगी। आपको कोई नहीं मिल रही तब आप प्रगति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रगति के साथ और कोई दूसरी नहीं चल सकती। साथ ही 2014 में ये स्कीम की शुरुआत की गई थी, काफ़ी लंबा समय हो गया है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग इस स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के अवेयर हैं? मैम देखिए, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपके चैनल को धन्यवाद भी दूंगा कि आपने कम से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोग्राम कर रहे हो जिस पे लोगों को पता लगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की जो स्कीम है अच्छी है,
4,000 बच्चियों के लिए है, 4,000 बच्चियों के मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कानपुर जैसे शहरों में रहने वाले लोग तो फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसके बाहर के लोग नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और आपका ये जो प्रोग्राम है, मैं कहूँगा कि कम से कम ये अपनी तरफ से एक स्टेप ले रहा है कि कुछ बच्चियों को तो पता लगेगा कौन सी स्कीम है और सरकार की उस स्कीम का फ़ायदा कैसे लेते हैं। अनुराग जी, अंत में आपसे ये कहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को अगर कोई मैसेज आप देना चाहें कि कैसे इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट मिल सकता है, एडवांटेजेस जो हैं वो उनको इसके लेने चाहिए। देखिए मैडम, मेरा तो संदेश यही है शिक्षक होने के नाते कि शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है दुनिया में, और किसी भी वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम के लिए या किसी महिला को एम्पावर करने के लिए किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। और प्रगति स्कॉलरशिप आपको तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करती है। तो आप बच्चियां इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा के अपने आप को तकनीकी रूप से स्ट्रांग करिए, मजबूत करिए और भविष्य की अच्छी इंजीनियर बनिए, सो आप देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यही इस स्कीम का मूलभूत उद्देश्य भी है कि आपकी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो फ्यूचर में भारत का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तमाम मालूमात के बाद बहुत सी ख्वातीन ऐसी होंगी जो ये जानना चाहेंगी कि अपने आप को प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कैसे और कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हु ऑल कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in। जैसे कि कोई न्यू कैंडिडेट है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये गाइडलाइंस की विंडो अपीयर हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, यू नीड टू गो थ्रू देम बिफोर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप। The important things are that first of all you need to fill the student registration form. You need to select your state of domicile. So once you sit for applying, you should have your important documents with you. आपके पास आपका आधार नंबर, आपके मार्कशीट सब हाथ में होने चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, बिकॉज आपने अपनी बैंक की डिटेल्स भी डालनी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर आप बैठकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। फिर आपने अपनी स्कॉलरशिप कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है कि आप किस एजुकेशन लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर टॉप क्लास स्कॉलरशिप या फिर मेरिट कप मीन स्कॉलरशिप। इन सब कोर्सेज में क्या क्या कुछ कवर हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्री मैट्रिक इज फॉर क्लास 1 to 10, पोस्ट मैट्रिक इज फॉर 11th and 12th and it includes courses like ITI, BSc, BCom, BTech, medical. Top class scholarship scheme is for studying in top level colleges across India such as IITs and IIMs. Merit Cup means scholarship is for students doing technical and professional courses at graduation and post graduation level. Then you have to fill your name, your date of birth, your mobile number, your email ID, your identification details, Aadhaar number and bank account. ध्यान दीजिए कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही प्रोवाइड कीजिए जो आप एक्चुअली एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, बिकॉज इफ द पोर्टल वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू दे विल डू थ्रू दीज नंबर्स। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। यू आर सजेस्टेड दैट यू शुड चेंज द पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। यू कैन ओनली अप्लाई वंस। आप एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो वो डुप्लीकेट कंसिडर करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। And you are also supposed to provide your annual family income. Now once you have read all these instructions, you will click on continue. जब आप continue पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, then you will enter your date of birth, mobile number, your bank details, that is the IFSC code, bank account number, bank name. Then which category of scholarship you are applying for, as I told you, pre-matric or post-matric. Then you have to tell the scheme type that you are choosing out of these two options, scholarship scheme or incentive scheme. फिर आपको अपना gender select करना है. Then you have to give your email ID,
यहाँ पर आप अपना IFSC कोड जो आपने यहाँ पर लिखा है उसे ही दोबारा से टाइप करके कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से टाइप करके कंफर्म करेंगे. देन यू विल गिव योर बैंक नेम एंड देन योर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, दैट इज ईदर योर आधार नंबर और योर बैंक अकाउंट नंबर. ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप कैप्चा कोड जो कि यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे. एंड प्लीज रिमेम्बर कैप्चा कोड केस सेंसिटिव होता है, तो जो अल्फाबेट्स कैप्स में लिखी हैं उन्हें आप कैप्स में ही लिखेंगे और जो स्मॉल केस में लिखी हैं उन्हें स्मॉल में ही लिखेंगे. जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे प्लीज चेक इट वंस एंड देन इफ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट दीज 2 बॉक्सेस एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर. जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, दैट इज अ 1 टाइम पासवर्ड. यू हैव टू एंटर दैट पासवर्ड एंड देन यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड. प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की अवेलेबिलिटी और एलिजिबिलिटी हर साल बदलती रहती है. इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और दूसरे एजुकेशन खर्चों को भी शामिल किया गया है. स्कॉलरशिप का अमाउंट डिपेंड करता है कि कोर्स का ग्रेड क्या है या फिर स्टूडेंट की फैमिली इनकम क्या है, इस पर डिपेंड करता है. और साथ ही हालांकि ये स्कॉलरशिप एक एकेडमिक ईयर के लिए दी जाती है, लेकिन कोर्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली इसको रिन्यू भी किया जा सकता है. आपको एक बार फिर से बता दें कि वो तमाम लड़कियां जो कि टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं किसी भी हिंदुस्तान की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, डिप्लोमा कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकती हैं. उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे. अनुराग जी, आपने प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमें दी. जो भी ख़वातीन प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती हैं और इसके तहत खुद को रजिस्टर कराना चाहती हैं वो अब आसानी से करा पाएंगी. आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही. अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात. बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में. फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. आदाब. पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए. ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD. अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है. बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें. दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए. बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. आज हम बात करेंगे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की. इस स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद है इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन से जुड़ी हुई लड़कियों के लिए फाइनेंशियल